हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 का वीडियो विथ सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, क्योंकि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। और हम सभी दोस्तों को ऐसे ही तथ्यों की तलाश है जिससे हम अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकें, क्योंकि हमें उनकी फिक्र को फक्र में जो बदलना है। तो चलिए आगाज करते हैं और देखते हैं क्या है खास। दोस्तों ये जो हमारी वीडियो है यह 11वीं क्लास की भूगोल का वार्षिक परीक्षा 2024 पेपर की है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आप सब दोस्तों के लिए कि जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो हमारी इरादे हैं उसके सामने ये इम्तिहान कुछ भी नहीं है। तो हमें इन इम्तिहानों से डरना नहीं है, हमें चलते रहना है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले एक चीज़ आपको बता दें कि जो यह पेपर होगा वो पूरा 75 अंक का होगा और समय आपको 3 घंटे दिए रहेंगे। इसमें से पहला प्रश्न आपको मिलेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है। ठीक है, इसमें हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है, तो इसका जो ये प्रशांत प्लेट है यानी कि का नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ क्या होता है यानी कि भू परपटी, यानी कि भूमि का जो है तो सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है वही है भू परपटी। ठीक है, ये भू परपटी है, सबसे ये वाली भू परपटी है, ये भू परपटी है, और ये वाला जो है तो मेंटल है, मेंटल। ठीक है, और ये वाला जो है तो ये वाला क्या है, क्रोड है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भूपृष्ठ की, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली परत की हम बात कर रहे हैं, भूपृष्ठ की हम बात कर रहे हैं। इसकी जो है तो सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, तो प्रशांत प्लेट है। इसमें क्योंकि इसमें हमने बताया है कि इसमें बहुत सारी जो है तो क्या है, इसमें बहुत सारी प्लेटें हैं। ठीक है, जैसे कि जो है तो ये एक प्लेट है, यहाँ भी एक प्लेट है, इन प्लेटों पर ही तो हम लोग निवास कर रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से प्लेटें होती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्लेट की अगर हम बात करें तो कौन सी थी, तो ये प्रशांत प्लेट थी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 था बहुविकल्पीय प्रश्न, उसका है कि जलवाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का कि जलवाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है। ठीक है, हमें ऑप्शन है वाष्पीकरण, संघनन, परावर्तन, संवहन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका एक खा नंबर वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, जल वाष्प का जो है तो जल में बदलना, जो वाष्प है जो उड़ करके जा रही है वहाँ आसमान में, ठीक है, यहाँ से वो जब जो है तो जल में बदलेगी वहाँ पे जा करके, तो क्या कहलाएगी, वो संघनन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी। वो संघनन का मतलब होता है इकट्ठा होना या एकत्रित होना, सारा जल जा करके वहाँ पे एकत्रित होता है, बादल बनता है। ठीक है, बर्फ़ के रूप में जम जाता है, फिर वही बर्फ़ टूटता है और टूटने के बाद वो धरती पर पानी के रूप में पिघल कर गिरता है। ठीक है, उसी को वर्षा कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित नहीं है। जैव मंडल में, ठीक है, ऑप्शन है केवल पौधे, केवल प्राणी, सभी जैव और अजैव जीव, सभी जीवित जीव। ठीक है, तो सभी जीवित जीव यानी कि घ नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। ठीक है, ये जैव मंडल में सम्मिलित नहीं है। जो जीवित जीव हैं ये जैव मंडल में सम्मिलित हैं। ठीक है, जो ये जितने भी जो है तो जीवित जीव हैं ये सब के सब जैव मंडल में सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें केवल हम प्राणी को बस सम्मिलित नहीं कर सकते, पौधे बस को नहीं कर सकते। ठीक है, और जैव और अजैव को जो है तो हम नहीं कर सकते, हम सभी जीवित जीव को, कोई भी जीवित जीव हो जिसमें जान हो, है ना, वह जो है तो हर एक जीव जैव मंडल में सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का यामोत्तर है।
ठीक है। इसमें से जैसे ऑप्शन है 69 डिग्री 30 पूर्व और 75 डिग्री 30 पूर्व, 82 डिग्री 30 पूर्व और 90 डिग्री 30 पूर्व। ठीक है, तो इसका ग नंबर वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, या में उत्तर कौन सा है, 82 डिग्री 30 पूर्व ही है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष है, ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन क्या कहलाते हैं, इसमें देख रहे हैं जैसे कि ऑप्शन है कि आम है, नागफली है, बांस है और सुंदरी यानी मैग्रो वन। ठीक है, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाता है सुंदरी वन, यानी मैग्रो वन जो है वह ज्वारीय वनों का जो है तो मुख्य वृक्ष है। ठीक है, ज्वारीय वनों का वृक्ष कौन है, सुंदर वन, मैग्रो वन जो है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन खाली स्थान वर्ष पहले आरंभ हुआ, तो कब हुआ था, 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था, 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी जो है तो अपने जो है तो अभी वर्तमान के रूप में आई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोहे का लाल रंग या जंग लगना किस क्रिया के कारण होता है, तो ऑक्सीकरण के कारण होता है वो। ठीक है, लोहे में अगर जंग लग गया है तो वो ऑक्सीकरण के कारण लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायु की ऊर्जा से समुद्रीय जल में खाली स्थान उत्पन्न होती है, तो क्या होती हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं वायु से। ठीक है, अगला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना घास के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, सवाना घास। अगला है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है, नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है सही जोड़ी मिलाने का। ठीक है, इसमें सिक्का और खा ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मानव भूगोल का जनक है वो क्या कहा जाता है, तो वो हो जाएगा रिटजल, मानव भूगोल का जनक। दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप की जो जलवायु है वो हो जाएगा जो है तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ये 2 नंबर हो जाएगा। पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा जो है तो प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरा भारत का मैप है जैसे, वो पूरा भारत के मैप के अंदर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा जो है तो चौथा नंबर ये हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये सिंह हो जाएगा जो है तो सौराष्ट्र गिरी। ठीक है, क्या हो जाएगी, सौराष्ट्र गिरी हो जाएगी। ठीक है, ये। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रत्येक जो है तो प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर के हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन है कि भूगोल की 2 शाखाएं कौन सी हैं, तो भूगोल की 2 शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। 2 ही तो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किन भागों को स्थल मंडल कहते हैं, तो भूप्रपटी और मेंटल को जो है तो स्थल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्रोड को स्थल नहीं कहा जाता है, केवल भूप्रपटी और मेंटल परत को, पृथ्वी की जो भूप्रपटी और मेंटल परत है उसी को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसको प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजाति। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते थे, तो जीवों के संरक्षण के लिए। ठीक है, अब ये एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं, राष्ट्र का मतलब होता है देश, अभ्यारण्य में क्या होता है, जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है ना, जीवों को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है, अभ्यारण्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर कितनी होती है। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सत्य असत्य पहचानिए।
ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। नहीं, ये तो गलत है, भूगोल में सबका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब जो है तो पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का, है ना, और जो है तो नदियों का, है ना, पर्वत पठारों का, सभी का तो अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूपांतरण सीमा पर ना तो प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, ये बात जो है तो सही है। रूपांतरण जो सीमा होती है, रूपांतर सीमा, उसमें ना तो प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। ठीक है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न ज्वार के समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के सामने होते हैं। ठीक है। तो निम्न ज्वार के समय नहीं भाई, है ना, ये जो है तो सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी, ठीक है, पूर्णिमा के दिन एक साथ होते हैं। ठीक है, एक समान होते हैं। उस समय जो है जब एक सीध में होंगे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, उस समय बहुत बड़ा ज्वार आता है। ठीक है, और ये पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा की रात्रि को। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य सह परिणाम ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम ऑक्सीजन गैस है, तो इसका ये सही हो जाता है। अगला है भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में क्षेत्रीय वनस्पति है। हाँ, ये भी सही हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय वनस्पति क्यों है? क्योंकि मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूगोल किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो भूगोल अंग्रेजी भाषा के जियो अथवा ग्राफो से मिलकर बना होता है। जियो का मतलब होता है भू और ग्राफो का मतलब होता है गोल, अर्थात गोल पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूगोल की जो है तो परिभाषा देना है। तो ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, कि सूर्य ताप क्या है? इसकी विभिन्नता के दो कारक बताना है। तो सूर्य से आने वाली सौर किरणों को सूर्य ताप कहते हैं, वही तो तापमान बढ़ाती हैं जो सूर्य से किरणें आती हैं। और उनको प्रभावित करने वाले कौन से कारण है? तो वायुमंडल की संरचना और पृथ्वी की उत्पत्ति स्थिति। ठीक है, पृथ्वी की स्थिति मतलब पृथ्वी किस प्रकार से है, ठंडी है, पृथ्वी ऊंच है, नीच है, किस किस तरीके की है। ठीक है, पृथ्वी में जो भूमि है, भूमि का जो आकार है वो कैसा है, वही जो है तो सूर्य ताप को प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि जो अगर समान पृथ्वी होगी, मतलब उसमें ढाल नहीं होगा, मतलब जो भूमि है, भूमि अगर जो है तो भूमि में अगर ढाल नहीं होगा तो वहाँ पे सूर्य की किरणें जो है तो पड़ेंगी तो ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। लेकिन अगर भूमि का जो आकार है वह ढाल है, वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ पे कम तापमान बन पाता है। लेकिन अगर जो मैदान है वह समतल है और सपाट है तो वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी डायरेक्ट पड़ेंगी और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करेंगी। ठीक है। उसके बाद अथवा में है वर्षण के प्रकारों के नाम लिखना है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इस प्रकार से है कि जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल क्यों कहा जाता है? ठीक है, जल वाष्प सूर्य से आने वाली सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है, मतलब अपने में सोख लेती है, और पृथ्वी द्वारा विकिरण ऊष्मा को संजोए रखता है। ठीक है, जो विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है कौन? पृथ्वी द्वारा। कौन? वही जो सूर्य ताप होता है। और इस प्रकार यह कंबल का काम करता है। इसे पृथ्वी ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी हो सकती है। ठीक है। अथवा में एक क्वेश्चन है कि जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन के द्वारा किन दो जलवायु के चरों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो उसके बाद हमारा 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार लिखिए। ठीक है, पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई जो है तो 32-14 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की इसकी जो चौड़ाई है वो 29-33 किलोमीटर है। किसकी? भारत की। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कहने का मतलब जो है तो ये क्या है, ये जो है तो ये भारत का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ठीक है, ये भारत का मैप है। इसका जो अधिकतम लंबाई की अगर हम बात करें तो कि ये यहाँ से यहाँ के बीच और यहाँ से यहाँ के बीच देखें तो ये तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। बट अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये वाला लंबाई है, तो लंबाई कितना है, तो 32-14 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, ये चौड़ाई है तो ये कितनी है, 29-33 किलोमीटर। ठीक है, 29-33 किलोमीटर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो है तो संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई, अथवा में क्वेश्चन है ना, इसको भी देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, भारत में ठंड मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताइए। और अथवा में एक क्वेश्चन है कि अरुणाचल जो है तो हिमालय की जनजातियों के नाम। ठीक है, तो ये अथवा वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, अरुणाचल हिमालय की जनजातियों के नाम क्या है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में जो है तो निम्नलिखित जातियां शामिल है, जैसे अबोर, उर्फ, डफला, गैलोंग, खम्फटी, गोबा, मिसमी, मोनपा, मोम्बा, कोई भी नागा जनजाति, शेरडुक्काउपेन और सिंगफो। ठीक है, ये जो है तो अरुणाचल हिमालय की जनजातियां हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि नदी द्रोणी और जल सांभर में अंतर बताइए। नदी द्रोणी और जल सांभर। ठीक है, अथवा में है अपवाह तंत्र, हम अपवाह तंत्र को देख लेते हैं। ठीक है, तो अपवाह तंत्र यह प्रवाह प्रणाली किसी नदी उसकी सहायक नदी धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। अपवाह तंत्र यह एक तरह का जो है तो जल तंत्र का नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द से क्या आशय है। ठीक है, तो मानसून या पावस मूलतः एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती हैं। ये ऐसी मौसमी पवन होती हैं जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह सक्रिय रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अथवा में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कार्तिक मास की ऊष्मा से क्या आशय है। ठीक है, कार्तिक मास की जो ऊष्मा है उससे क्या आशय है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे और प्राकृतिक का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे जिनके बनने में मानव ने कोई योगदान नहीं दिया है, वही है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से आशय उसी पौधे या समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्षा के प्रकार लिखना है। ठीक है, तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, संवाहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है, वहीं अगर हम संवाहनी वर्षा की बात करें तो इसकी उत्पत्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है और विषुवतीय प्रदेश अथवा शांत पट्टी में यह वर्षा होती है। उच्च तापमान तथा आर्द्रता के कारण इन क्षेत्रों में दोपहर 2 से 3 बजे के बीच घनघोर बादल छा जाते हैं। कुछ क्षणों की मूसलाधार वर्षा के बाद स्वयं 4 बजे तक वर्षा रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। ठीक है, ये होती है जो है तो संवाहनीय वर्षा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें पर्वतीय वर्षा की तो जल वाष्प से लादी हुई गर्म वायु के जो है तो किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना होता है तो यह वायु ठंडी होने लगती है। ठीक है, और ठंडी होने से संतृप्त हो जाती है, मतलब जो है तो मिल जाती है और संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और संघनन के होने के बाद वाली इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, संघनन होगा, संघनन होने के बाद जो बारिश होगा उसे जो है तो पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ जो है तो पर्वत श्रेणी समुद्र के निकट तथा उसके समानांतर होती है।
संसार की अधिकांश वर्षा इसी रूप में होती है। जिस पर्वतीय ढाल पर वर्षा होती है उसे जो है तो वर्षा पोषित या पवनाभिमुख क्षेत्र कहते हैं, जबकि विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती है तथा इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जहाँ पे बारिश नहीं होती है उन्हें वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वहीं पे अगर हम चक्रवाती वर्षा की बात करें तो चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं, और इस प्रकार की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में होती है। ठीक है, यह चक्रवात द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती या वाताग्री वर्षा भी कहते हैं। दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है, और इस वाताग्र के सहारे गर्म वायु ऊपर होकर उठती है और वर्षा होती है, और यह वर्षा मुख्य रूप से मध्य एवं उच्च अक्षांशों में होती है। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, उसके प्रभाव बताइए और उसके बचने के उपाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 15 है कि बांगर और खादर में अंतर बनाना है। ठीक है, तो बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश जो है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, और खादर प्रदेश जो है तो नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है। बांगर में जो है तो जब कभी बाढ़ की स्थिति बनती है तभी नदियां अपना जल और मिट्टी वहां पे मिट्टी की परत चढ़ा पाती हैं बांगर प्रदेश में, और खादर प्रदेश में तो हर वर्ष नदियां मिट्टी की परत चढ़ाती हैं, जिसके कारण खादर प्रदेश जो है वो बहुत उपजाऊ होता है। किसी भी प्रकार की फसलें आप वहाँ पे उगा सकते हैं, जबकि अगर बांगर की बात करें तो वहाँ पे केवल आप मोटी फसलें उगा सकते हैं, जैसे ज्वार बाजरा मक्का वगैरह। ठीक है, वहीं अगर हम इसमें अंतर की बात करें तो देख लेते हैं कि पुराने जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बांगर कहते हैं, और बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, कहाँ पे, बांगर में। जबकि खादर की बात करें तो यह पूर्ण भाग बाढ़ का मैदान होता है। बांगर की बात करें तो बांगर के क्षेत्र में जो है तो युक्त कंकड़ों की बहुलता है, जिसमें आर्द्रता कम होती है और कम उपजाऊ होती है। वहीं खादर की बात करें तो वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो बांगर की, तो इसका विस्तार पंजाब और उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है, जबकि अगर खादर की बात करें तो इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद अथवा में है उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम बताना है। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये भीतरी ग्रह कहलाते हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह सूर्य एवं क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, अन्य 4 ग्रह हैं बनस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। आर्थिक ग्रह का अर्थ है कि उसी धातु एवं शैल के बने हैं जिनकी पृथ्वी बनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल की शाखाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के संबंध रखने वाली उन सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाएं इस प्रकार से हैं। पहला है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, क्या है भू आकृति विज्ञान? इस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न रूपों, उनकी उत्पत्ति, इतिहास और विकास की अध्ययन किया जाता है। इसे ही भू आकृति विज्ञान कहते हैं। जबकि जलवायु विज्ञान की अगर बात करें तो इस विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दिशाओं, मौसमों, ऋतु परिवर्तनों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे जलवायु विज्ञान। समुद्र विज्ञान की अगर हम बात करें तो इस विज्ञान के अंतर्गत हम महासागर की तली, उसकी रचना और जो है तो समुद्र में तापमान, उनकी लवणता और उनकी धाराएं, ज्वार भाटा आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम जल विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत नदियों, जलाशयों एवं उनकी प्रवाह गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जल विज्ञान में बात करें, ठीक है, हिमनद विज्ञान की बात करें तो इस विज्ञान के अंतर्गत ग्लेशियर की उत्पत्ति, उनका आधार, उनकी आकृति और उनका जो है तो ध्यान किया जाता है। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ का कोई एक ऐसा टुकड़ा जो वर्षों से पिघला नहीं, वही है ग्लेशियर। वहीं पे अगर हम जैव भूगोल की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है तो पेड़ पौधों और पशु जगत का अध्ययन किया जाता है, उनकी उत्पत्ति का, उनकी विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मृदा भूगोल में मिट्टी की विशेषताओं का और उनमें जो है तो रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। जबकि खगोल विज्ञान में जो है तो सौरमंडल, चंद्रमा, पृथ्वी के सारे संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन में भूगोल का क्या महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आजकल ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भूगोल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है और यह अनेक उपयोगी जानकारियाँ प्रदान कर मानव के विकास में सहायक हो रहा है। निम्नलिखित योगदान है भूगोल का मानव जीवन में। ठीक है, मानव जिज्ञासा की तुष्टि करता है। मानव भूगोल के जो है तो भूगोल मानव की जिज्ञासा की संतुष्टि करता है। जो भी उनको जानने की ज़रूरत होती है वो सारी जानकारियाँ मानव को प्रदान करवाता है भूगोल। ठीक है, संसाधन नियोजन, संसाधन को किस प्रकार से उपयोग करना है, कहाँ पर कौन से संसाधन है, इस चीज़ की जानकारी भूगोल ही देती है। देश की सुरक्षा में सहायक। ठीक है, तो भूगोल देश की सुरक्षा में भी जो है तो सहायक होता है क्योंकि वह आधुनिक समय में लड़े जाने वाले युद्ध बहुत व्यापक होते हैं और प्रभाव वाले होते हैं। इनमें केवल सैनिक ही नहीं अपितु समूचा देश लड़ रहा है। ऐसे सैनिकों एवं देश के नेताओं को सुरक्षात्मक उपाय अपनाने में सहयोग देता है भूगोल। ठीक है, अगला है क्षेत्रीय विकास में सहायक। भूगोल क्षेत्रीय विकास में सहायक होता है क्योंकि प्रादेशिक अध्ययन हमारे लिए विशेष तरह की जो समस्याओं को समझने और उनको दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रादेशिक विकास की योजना बनाने में यह विशेष रूप से लाभप्रद होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा तथा ज्वारनद में अंतर। उसके बाद 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि भूकंप के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि विवर्तनिक भूकंप। ठीक है, यह भूकंप जो है तो अभियान स्थल के, ठीक है, किनारे चट्टानों के सड़क जाने से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये सड़क है। ठीक है, सड़क जाने से उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप आते हैं। ठीक है, और नियत भूकंप, यह भूकंप अत्यधिक खनन क्षेत्र में अत्यधिक खनन के कारण भूमिगत खानों की छत गिर जाने से भूकंपीय झटके महसूस किए जाते हैं। अगला है ज्वालामुखी भूकंप। यह भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में आते हैं, एक प्रकार से विवर्तनिक भूकंप कहलाते हैं। विस्फोटक भूकंप, जब परमाणु एवं रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन होता है तो उसे विस्फोटक भूकंप कहते हैं। और बांध जनित भूकंप क्या होता है, तो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं। भूकंप जो है तो बांध जनित भूकंप कहलाते हैं वो। ठीक है, जो बांध वाले एरिया में आते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूकंप का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। ठीक है, तो भूकंप का मानव जीवन पर दो तरीके से प्रभाव पड़ा है, एक हानिकारक है और दूसरा है लाभकारी प्रभाव। ठीक है, एक हानिकारक प्रभाव, दूसरा लाभकारी प्रभाव। अगर हम लाभकारी प्रभाव की बात करें तो भूकंप के द्वारा जितने जो है तो थोड़े समय में जितनी बिजली प्रावधान होती थी उतने थोड़े समय में उतनी बिजली प्रावधान जो है तो किसी से नहीं होती। ठीक है, मतलब जो है भूकंप के द्वारा जितने थोड़े समय में प्राण हानि होती है, ये प्राण हानि है, यहाँ पे ध्यान रखना, प्राण हानि, उतनी प्राण हानि किसी से नहीं होती है। ठीक है, ये प्राण हानि है, प्राण हानि, जितनी प्राण हानि भूकंप से होती है उतनी प्राण हानि किसी से नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जब भूकंप आता है तो धरातल पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, यह भी एक नुकसान है। ठीक है, दरारें कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि पूरा उसमें नगर समा जाता है। ठीक है, और जनधन की बहुत हानि होती है। अगला है कभी कभी भूकंप से पृथ्वी से जहरीली गैसें बाहर आ जाती हैं। ठीक है, लपटें निकलती हैं जो कि पशु और मानव के लिए बहुत घातक सिद्ध होती हैं। ठीक है, और भूकंप का मानव जीवन पर लाभकारी प्रभाव, उससे लाभ क्या हुआ है। ठीक है, अभी हमने देखा है कि हानिकारक प्रभाव। ठीक है, हानिकारक प्रभाव हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं लाभकारी प्रभाव। तो भूकंप के कारण धरातल पर कई नवीन भू आकारों का निर्माण हुआ है, ये आकार है, भू आकारों का निर्माण हुआ है। ठीक है, भूकंप के कारण, और भूपटल पर द्वीप, पत्थर और झील भूकंप के कारण ही बने। भूकंप के कारण भूगर्भ में छापी गई जो है तो जो धातुएं थी वो धरातल के पास आ जाती हैं, जिनके बाद सुगमता पूर्वक उनको प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी बड़े भूकंप के साथ जो है तो बहने लगता है, क्या, लावा, ये लावा है, बड़े भूकंपों के साथ बहने लगता है जो बाद में जो है तो उपजाऊ मिट्टी को जन्म देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है,
जैसे कहने का मतलब हमारा ये मानचित्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है तो हमारा मानचित्र है। ये जो है तो भारत का मानचित्र है। इसमें जो है तो आपको इन सारी चीज़ों को दर्शाना है। ठीक है, तो कर्क रेखा तो पता होगा कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो ये तो हो गई जो है क्या, कर्क रेखा। इसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 23 सही 1/2। कितना होती है, 23 सही 1/2 इसका मान होता है। ठीक है, तो ये कौन है, कर्क रेखा है। ठीक है, आरावली अगर हम पर्वत की बात करें, वहीं अगर जो है तो हम अरावली पर्वत की बात करें तो यहाँ पे जो है तो अरावली पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत। ठीक है, उसके बाद अगर हम वहाँ पे बात करें थार मरुस्थल की, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल। और कान्हा जो है तो वो यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और गोवा की बात करें तो यहाँ पे क्या है, गोवा है, गोवा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।